कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। मैं आपके अपने मंच द सक्सेस पे पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपके बीच लाता हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आज हम लोग भूगोल के विषय पे अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत विश्व का भी देखेंगे और भारत के भूगोल का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कि अवसोर की स्थिति होती है चंद्रमा की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी के निकटतम होता है। पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य के निकटतम होती है। चंद्रमा की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूर होता है। पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य से अधिकतम दूर होती है। तो ये है आपके प्रश्न और ऑप्शन। और इसका उत्तर क्या होगा कि अपसौर की स्थिति कब होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपसौर की स्थिति कब होती है? तो अपसौर की स्थिति होती है जब पृथ्वी अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य से अधिकतम दूर होती है। ठीक है, सूर्य से जब अधिकतम दूर होती है तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर। और जब करीब होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट के हिसाब से डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरल सागर निम्नलिखित में किन देशों की सीमावर्ती है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो अरल सागर जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के हिस्से में आती है। तो उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा करेक्ट है। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किसमें समृद्ध होती है? लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन। तो काली मिट्टी में जो लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यही तीनों इसमें क्या होता है? समृद्ध होती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा यही हो जाएगा आपका। तो पहले, दूसरा, तीसरा कहाँ है? बी पे। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर की विशाल मैदान की विशेषताएं हैं? गुम्फित चैनल, अनूप एवं दलदल, रिफ्ट घाटियां या विसर्ग। ठीक है, सही कूट का चयन करके सही उत्तर का चयन करना है। तो उत्तर के विशाल मैदान की अगर विशेषताएं की बात करते हैं तो गुम्फित चैनल, अनूप एवं दलदल और रिफ्ट घाटियां इसमें आती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा रिफ्ट घाटियां और विसर्ग। तो इन चारों में से आपका आता है गुम्फित चैनल, अनूप एवं दलदल और विसर्ग। रिफ्ट घाटियां उत्तर के विशाल मैदानों की विशेषताओं में नहीं शामिल होते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा कहाँ पे है? बी पे। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्षारीय लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अत्यधिक तरल होता है, यह मंद ढाल वाले ज्वालामुखी का निर्माण करता है, इसमें सिलिका का उच्च प्रतिशत होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ये आपको बताने हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यह अत्यधिक तरल होता है, यह मंद ढाल वाले ज्वालामुखियों का निर्माण करते हैं, या इसमें सिलिका का उच्च प्रतिशत होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये अत्यधिक तरल होते हैं और मंद ढाल वाले ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा, तो ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। समताप मंडल में ओजोन परत समाविष्ट होती है, ये भी सही है। आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर अवस्थित होता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 यानी डी ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये उष्णकटिबंधीय भूमियों के पूर्वी तट के सहारे अवस्थित है, ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव के अंतर्गत आते हैं, वह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति प्रवण होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताने हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय भूमियों के पूर्वी तट के सहारे अवस्थित होते हैं। अगर समुद्री जलवायु, उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु के क्षेत्र जो होते हैं उष्णकटिबंधीय भूमि के पूर्वी तट के सहारे अवस्थित होते हैं, ये सही है। ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति प्रवण होते हैं, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा अगर सही है तो ये ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है? डी पे आ रहा है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा करेवा की सही प्रकार से व्याख्या करता है? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हिमनदी मृतिका के घने निक्षेप, राजस्थान के मैदान के उपजाऊ क्षेत्र, पूर्वी दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा, प्रवाल द्वीपों में पाए जाने वाले विशेष मृदा प्रकार। ठीक है, तो अगर हम करेवा की सही प्रकार से व्याख्या करते हैं तो ये किस में आ जाएगा आपका? कि केसर की खेती के लिए। ठीक है,
केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हिमनद मृत्तिका के घने निक्षेप, ठीक है, करीबा को ही केसर कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कैटाबेटिक पवनों की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? पर्वतीय ढलान पर आसपास के वायु स्तंभ की तुलना में गर्म सतही तापमान के कारण ऊपर की दिशा में गति करने वाले पवने। एक प्रकार की पवन प्रणाली जिसमें ऋतु के अनुसार विद्यमान दिशा का पूर्ण या लगभग पूर्ण उत्क्रमण होता है। ऐसी पवने जिनमें भूमि के ऊपर ठंडी भारी सघन वायु का समुद्र की ओर प्रवाह होता है। ऐसी पवने जिनमें उच्च पठारों एवं हिम क्षेत्र की ठंडी वायु घाटी में अपवाहित होती है। तो कैटाबेटिक के बारे में बताना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो कैटाबेटिक के बारे में बताइए, क्या ये आंसर सही है? तो कैटाबेटिक के अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये ऐसे पवने जिनमें उच्च पठारों एवं हिम क्षेत्र की ठंडी वायु घाटी में प्रवाहित होती है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर उसे कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र निर्मित होने की प्रक्रिया के संबंध में सही है? यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण गतिकीय रूप से उत्पन्न होता है, यह पृथ्वी प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से उत्पन्न होता है, यह उच्च कटिबंधीय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा से निर्मित होता है, या उच्च सूर्य ताप के कारण उत्पन्न संवहन से निर्मित होता है, ठीक है, ये आपको बताने हैं। चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यह उच्च सूर्य ताप के कारण उत्पन्न संवहन से निर्मित होता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। सिनाई महाद्वीपीय निम्नलिखित में से समुद्र के बीच स्थित है? लाल सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर और काला सागर। तो सिनाई महाद्वीप जो पड़ता है दोस्तों, ये लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच पड़ता है, ठीक है। ये मिस्र में एक त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर एवं दक्षिण में लाल सागर अवस्थित है। यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, लाल सागर एवं भूमध्य सागर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन से सत्य हैं कि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है। तो दोस्तों दो देशांतरों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, यही क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्या है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ही सही आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है कि वर्ष के दौरान दिन और रात की लंबाई में भिन्नता पृथ्वी के परिक्रमण कक्षा की दीर्घवृत्ताकार की प्रकृति के कारण होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुव की ओर जाने पर डेलाइट में बढ़ोतरी होती है, ये आपको बताने हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि देखिए, वर्ष के दौरान दिन और रात की लंबाई में भिन्नता पृथ्वी के परिक्रमण कक्षा की दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा के तल की ओर 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। इसके परिणाम स्वरूप ऋतु परिवर्तन होता है और एक दिन रात की लंबाई भिन्नता होती है। यदि दूरी इस तल के अभिलंब होती है तो भूमंडल के सभी भागों में वर्ष के सभी समय दिन और रात की लंबाई समान होती है। तो इस हिसाब से पहला तो गलत हो गया। उत्तरी गोलार्ध की हम बात करते हैं तो यही आपका सही हो जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुव की ओर जाने पर डेलाइट में बढ़ोतरी होती है दोस्तों, ठीक है। तो केवल दूसरा सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उषा काल एवं गोधूलि के संदर्भ में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बताना है, उषा काल। उषा काल एवं गोधूलि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि उषा काल एवं गोधूलि सूर्य के क्षितिज, ठीक है, सूर्य के क्षितिज के नीचे होने की स्थिति में होता है। यह सूर्य के प्रकाश के विसरण एवं अपवर्तन के कारण निर्मित होते हैं। उषा काल एवं गोधूलि की समय अवधि ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक लंबी होती है, ये आपको बताने हैं। तो उषा काल एवं गोधूलि सूर्य के क्षितिज के नीचे होने की स्थिति में होता है, ये आपका सही है। यह सूर्य के प्रकाश के विसरण अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ये भी आपका सही है। उषा काल एवं गोधूलि की समय अवधि ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक लंबी होती है, ये गलत है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला दूसरा, यानी ए आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि उनका प्रवाह केवल सागरीय सतह तक सीमित है, वे पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है।
तो उनका प्रवाह केवल सागरीय सतह तक सीमित होता है। ये ऑप्शन आपके गलत हैं, ये सही नहीं है। वे पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखने में सहयोगी होते हैं, ये आपका करेक्ट है। तो केवल दूसरा सही है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह किक्कर प्लेट से पृथक्कृत होते हैं। जोवियन ग्रह पार्थिव ग्रहों की तुलना में अधिक विशाल होते हैं, उनका वायुमंडल अधिक सघन होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह किक्कर बोल्ट से पृथक्कृत होते हैं, ये गलत है आपका। ठीक है, जोवियन ग्रह पार्थिव ग्रह की तुलना में अधिक विशाल होते हैं और उनका वायुमंडल अधिक सघन होता है, ये बात सही है। तो केवल दूसरा सही है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आई दोस्तों, ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लाल और पीली मिट्टी को तत्व के व्यापक मिश्रण के कारण लाल प्रतीत होती है, या पीली उस समय प्रतीत होती है जब नमी की हानि होती है, या जलयोजित रूप में पाई जाती है, इसमें ह्यूमस का संचय होता है, मृदा से लौह तत्व का निष्कासन हो जाता है। तो लाल और पीली मिट्टी के तत्व की व्यापक मिश्रण के कारण लाल प्रतीत होती है जब यह जलयोजित रूप में पाई जाती है। दोस्तों, किस रूप में? जलयोजित रूप में पाई जाती है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। समुद्र तल में एकांतर रूप से वृद्धि और गिरावट की अवधि परिघटना को ज्वार भाटा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वार भाटा के संबंध में सही नहीं है? आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, ज्वार भाटा के संबंध में सही नहीं है। तो ज्वार भाटा के संबंध में सही नहीं है। पृथ्वी से अपनी निकटता के कारण चंद्रमा ज्वार भाटा पर प्रबलतम प्रभाव डालता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या दोनों अवसरों पर ज्वार भाटा उच्चतम होते हैं। ज्वार भाटा डेल्टाओं के निर्माण में सहायता करते हैं। ज्वारीय बल का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो जो ज्वार भाटा के रूप में सही नहीं है, वो क्या हो जाएगा, ज्वार भाटा डेल्टाओं के निर्माण में सहायता करते हैं, ये गलत है दोस्तों। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मृदा समर्पण का संदर्भ किससे है? पहाड़ियों की ढलानों से नीचे की ओर मृदा का मंद एवं क्रमिक संचलन, मृदा की जल से पूर्ण संतृप्ति, खड़ी ढलानों पर मृदा के विशाल द्रव्यमान की तीव्र संचलन, भूकंप के कारण चट्टानों का ढीला हो जाना। बात समझ में आ रही है? ढलानों का ढीला हो जाना। ठीक है, ये पूर्ण समर्पण की बात की जा रही है दोस्तों। किसकी बात की जा रही है? पूर्ण समर्पण की बात की जा रही है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि पहाड़ियों की ढलानों से नीचे मृदा एवं मंद क्रमिक संचलन। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मृदा सर्पण। ठीक है, मृदा सर्पण की बात की जा रही है दोस्तों। बताइए मृदा सर्पण के बारे में। तो तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहाड़ियों की ढलानों से नीचे की ओर मृदा का मंद एवं क्रमिक संचलन। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक विस्तृत हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों में पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक प्राकृतिक पत्तन है, ये आपको बताना है। तो भारतीय तटीय मैदान, चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसको दोनों कथनों को पढ़िए और इसको बताना है आपको कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, कौन सा सही है। तो ये क्या हो जाएगा कि पूर्वी तटीय मैदानों में पश्चिमी तटीय मैदान, ये भी आपका सही है। पश्चिमी तटीय मैदानों में पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक प्राकृतिक पत्तन होते हैं, ये भी सही है। तो पहला दूसरा कहाँ पे आपका सही है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसमें आपका ए करेक्ट आंसर था। चलिए आगे चलते हैं। मृदा के प्रकार के संबंध में अगर हम बात करें, यह नम होने पर फूल कर चिपचिपी हो जाती है, शुष्क होने पर सिकुड़ जाती है, यह अत्यधिक लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, यह गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर मृदा के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान करनी, कौन सी मिट्टी की बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है दोस्तों
काली मिट्टी की। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और कई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नदियाँ और मूल स्रोत, उसका सही ऑप्शन बताना है आपको कि सतलज, राकस झील उसका मूल स्रोत है, सोन, अमरकंटक पठार, कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि सतलज राकसताल झील से निकलती है, सोन अमरकंटक पठार से, और कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सर्ग एवं करवास किसकी गतिविधि से निर्मित होते हैं, ग्लेशियर, हवा, तरंग, भूजल। तो सर्ग एवं क्रेवास किसकी अवधि से निर्मित होते हैं, तो ये ग्लेशियर, क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लेशियर। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूर्वी जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ग्रीष्म ऋतु के महीने के दौरान 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर प्रवाहित होती है। यह भारत में मानसून प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी होती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो यह ग्रीष्म ऋतु के महीने के दौरान 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर प्रवाहित है, ये भी सही है। और यह भारत में मानसून प्रस्फोट के उत्तरदायी, ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। फटाफट से इसको शेयर करें, वीडियो लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।